अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच और मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाब बख्श। जमहूरियत पसंद हुक्मरानों ने हाल ही में बजट 2024 से 25 की मंजूरी के बाद कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की थी। मुकर्रर की गई तनख्वाह पर अब तक अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? कौन है जो असेंबली में बैठे मुकर्रर करदा बजट पर मुख्तस करदा कम अज़ कम माहाना उजरत पर अमल दरामद करवाएगा? एक आम शहरी अपने बुनियादी हक से महरूम होने के बावजूद ऐवानों में बैठे हुक्मरानों और सिविल सोसाइटी ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन को नजर क्यों नहीं आता? आखिर पाकिस्तान की अवाम कब तक अपने बुनियादी हक के लिए तरसती रही है? आइए चलते हैं, इसी पहलू पर अवाम से बात करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कुरंगी से सीके चेयरमैन अली अकबर मंगी साहब। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? खैर, दुआएं आपकी ठीक है। सर, ये बताइएगा, अभी जो आप रजिस्ट्रेशन का अमल ये जारी हुआ है, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं? नहीं, ये तो हमारा प्रोसेस जो है ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। अच्छा, अवेयरनेस सेशन है। सेसी के बारे में जो जिनको पता नहीं है उनको अवेयरनेस के लिए मैंने ये कैंप लगाकर उनको बताएंगे भी सेसी जो है क्या क्या बेनिफिट देती है और वो बेनिफिट कैसे देगी। पहले अपना कार्ड बनवाएं, हमारा जो बेनज़ीर मजदूर कार्ड है वो बनवाएंगे, उसके बाद जो सेसी बेनिफिट देती है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं इसमें? बेनिफिट तो बहुत है, तिब्बी और माली फ़वाइद है, इद्दत के पैसे हैं, मेटर्निटी के पैसे हैं, सिकनेस के पैसे हैं, बाकी मेडिकल में तो जो भी आता है वो हम सब देते हैं। मतलब कुल मिला के कितना बजट दिया हुआ है? नहीं, ये बजट फिक्स नहीं होता है कि ये अनलिमिटेड। सेसी का जो बजट है वो माली फ़वाइद और तिब्बी फ़वाइद के हवाले से अनलिमिटेड है। अच्छा, अभी सिर्फ अवेयरनेस सेशन दिया जा रहा है। सेशन नहीं है, ठीक है, तो अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह का अमल नहीं हो रहा? रजिस्ट्रेशन पे है ना, वो बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन पे हो रही है, अभी भी हो रही है रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन की आगाही के लिए लगाया गया है ना, कि वर्कर के अंदर जो है शऊर पैदा किया जाए कि उनके क्या हकूक़ हैं, ताकि वो अपना अगर जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने एम्प्लॉयर को जाके भी कहेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा करवाया जाए। ये उसकी आगाही के लिए, असल में कैंप ही रजिस्ट्रेशन की आगाही के लिए है। इतलाक कब तक होगा? नहीं, तलाक तो जैसे कि कमिश्नर साहब ने कहा 1967 से चला आ रहा है। वो तो क्या समझ है? ये चलता रहेगा, ये तो प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अब हमारी है सर। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आप देखेंगे। और हमारे पास इस वक्त कोरंगी के एरिया में 1.5 लाख से ज़्यादा वर्कर रजिस्टर्ड हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और हम इसको 3 लाख तक इंशाल्लाह ताला ले जाना चाह रहे हैं कि जितने ज़्यादा वर्कर रजिस्टर्ड हों उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है उनको। ये सब जो है दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ की दी जा रही हैं, सोशल सिक्योरिटी की तारीफ, रजिस्ट्रेशन तरीक़ाकार और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का क़याम, बेनज़ीर मज़दूर कार्ड। अच्छा, बेनज़ीर मज़दूर कार्ड भी इसमें ऐड है। तो अब इसके तहत इस रजिस्ट्रेशन के तहत जो है ना, ये हम देते हैं तिब्बी सहूलियात, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ कहलाती हैं ना, ये सारी सहूलियात हैं जो वर्कर को दी जाती हैं, वर्कर को भी दी जाती हैं और उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको भी दी जाती हैं, यानी बीवी, बच्चे, माँ बाप। ठीक है। और इसके तहत जो है अभी माली फ़वाइद हैं, ये भी सारे इसके अंदर दर्ज हैं, जैसे माजूरी का आतिया है, माजूरी की पेंशन है, जसगी की छुट्टियाँ हैं, ये सारी माली फ़वाइद के अंदर आती हैं। ये भी जो है जो वर्कर है, फीमेल वर्कर हो या मेल वर्कर हो, ये दोनों को दिया जाता है विद डिपेंडेंट्स। विद डिपेंडेंट्स, ओके। अब हमने आपको सारा रजिस्ट्रेशन का अमल दिखाया कि कैंप पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, और अब हम आते हैं आवाम पर, मजदूर तबके पर, तो उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किसी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है? जी मैंने करवा ली। तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाई आपने? मैंने इस तरह से करवाई है, मैंने उनसे मालूमात ली थी, मैंने कहा इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें मेडिकल आपका फ्री होगा, और मैं फैल्कन सिक्योरिटी का गार्ड हूँ, और तनख्वाह मेरी 39,000 रुपये, लेकिन ये कि मेडिकल का प्रोसीजर 39,000 है? जी, मैं फैल्कन सिक्योरिटी में। अच्छा। अभी मैंने अपने यहाँ पे आईडी कार्ड दिया और इन्होंने मेरा आईडी कार्ड दर्ज किया और फिर मेरा मोबाइल नंबर इन्होंने मुझसे लिया है, और ये मेरे लिहाज से बहुत अच्छी बात है कि अगर मेडिकल फ्री इस तरह से अगर हो रहा है यहाँ पे आवाम के लिए, मज़दूरों के लिए खासतौर में, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा इकदाम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपकी 29,000 तनख्वाह है। आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, बजट पास हुआ था कि 37,000 जो है तनख्वाह दी जाएगी मजदूर तबके को, लेकिन वो इतलाक अभी तक हुआ नहीं है। नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कोई भी इशू नहीं। अभी तो मुख्तलिफ कंपनी में अलग अलग कैसे, कहीं 25 है, कहीं 30 है, कहीं 36 है, इस तरीके से। तो कुछ कहना चाहेंगे
कि कब से इतलाक क्यों नहीं हुआ गया, अगर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मजदूर तबके के लिए? मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि अगर ये आप लोगों ने ऐलान किया है कि सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाहें अगर बढ़ रही हैं, तो मेरे लिहाजा यही रिक्वेस्ट है कि तमाम कंपनी के जो CEOs हैं, मतलब आर्मी के रिज़ाइन अफसरान जो भी है, एज ए सर्विस अफसर हैं जो भी हैं, उनसे ये दरख्वास्त की जाए, मेरी भी ये दरख्वास्त है कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ सिक्योरिटी गार्डों की। हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे मजदूरों को मारा जा रहा है बाकायदा, और ये आपस में खुद लड़ रहे हैं या मारा जा रहा है, तो हम उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन जो लेबर डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं वो कहाँ हैं? वो उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि मजदूरों के साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है। सबसे पहले तो हम मजदूरों से ही बात करते हैं कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है और कौन मार रहा है, क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ पे KMC डिपार्टमेंट के लोग आए, आने का भी कोई तरीकाकार होता है, डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग आते के साथ हमारे से बुक छीन लिया। आप हमारे बड़ों से बात करो, हमारे इंचार्ज से बात करो, हमारे ठेकेदार से बात करो। हमारा डिपार्टमेंट है TMC टाउन, तो आप हमारे जो है ना डिपार्टमेंट से बात करो। यहाँ पे हम लोगों से पर्चे छीना जा रहा है, हमारों को धमकाया जा रहा है। क्या वजह थी, क्यों छीना है? बस ये इनका वापसी में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है पार्किंग के हवाले से। तो भाई हम तो मुलाजिम है ना, हम लोग तो आप अपना काम करेंगे, दिहाड़ी पे काम करें, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप हमारे की लड़ाई पर आप लोगों से बुकें छीनी जा रही हैं, आप लोगों को मारा जा रहा है। जी मसला ये है कि देखो जो तरीकाकार होता है ये बड़ों का होता है। हमारे से बुकी छीन ले गया, धक्का मारे गए, हमारे को बोले यहाँ से शार्ट हो जाओ वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे, FIR करा देंगे, वो करा देंगे। हम तो मुलाजिम है ना, हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे ना टाइम से। KMC वाले थे और इन्हें बाकायदा धमका रहे हैं और इनकी बुक्स वगैरह भी उठाकर उन्होंने फेंक दी है। क्या वजूहत थी कि उनके चेयरमैन से उनके मसाइल थे कोई, और वो पार्किंग के मसाइल थे जिस पर इनको जो है मारा जा रहा है और इनकी बुक्स छीनी जा रही है। हालांकि इनका कोई कसूर नहीं है, ये मजदूर तबका है बेचारा, वो क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी उनको इस पे बेफजूल में मुलव्विस किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं इनसे थोड़ी सी और बात कर लेती हूँ मजदूर के हुकूक के हवाले से। तो आप ये बताइएगा, आपको वो हुकूक मजदूरों के दिए जा रहे हैं? यार हमारे जो ठेकेदार है माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा बंदा है, हमारे साथ वो सही चलते हैं। पर कोई भी काम होता है ना, उससे पहले सोचा जाता है किससे किस तरीके से बात करना होता है। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डायरेक्टर है, कोई क्या है, वो सारे यहाँ पे आके हमारे से बात तरीके से करें। हम तो मुलाजिम है ना, हमारे से तरीके से बात करेंगे तो हम भी तरीके से उससे पेश आएंगे। धक्के दिया जा रहे हैं। आप बताइएगा यहाँ पर क्या हो रहा था और क्यों मारा गया? बस जी मैं तो इस मौके पे नहीं था, लेकिन बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये गरीब आदमी रोज़ी कर रहा है, उसे रोज़ी से तंग कर रहे हैं, इधर भागो उधर भागो। अब मजदूर बंदा अपने बच्चों की रोज़ी करे या इधर भाग दौड़ में लगा रहे, माल पता चला हुआ यहाँ पे बुकें तक फेंक दी गई हैं और साथ ही साथ KMC वालों के कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी। सही। चेयरमैन की लड़ाइयों में मजदूरों का क्या काम है? मजदूरों को क्यों जुल्म किया जा रहा है? मजदूर बेचारा पिसके रह गया, रोज़ी करने से आवाज़ार है। कभी KMC आ जाता है, कभी TMC आ जाता है, कभी ट्रैफिक पुलिस। इस चक्कर में रोज़गार से भी तंग है और माल सड़ जाते हैं पड़े पड़े हैं। अगर सही तरीके से बंदा काम नहीं करेगा प्रॉपर तो कर्जा ही हो जाएगा। वैसे बिजली के बिल, महंगाई, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह मैं ठेला लगाता हूँ, उसमें रोजाना की दिहाड़ी बनती है? दिहाड़ी बनती है 1000-1500। वो बन जाती है 1000-1500 रोजाना की? 1000-1500 अल्लाह पाक दे देता है। चीज़ की आप करते हैं, रोजी कमा रहे हैं? ये फ्रूट का ठिया लगाता हूँ। एक शहरी मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कहाँ काम करते हैं? मैं आवाज हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में काम करता हूँ, 3 नंबर। हॉस्पिटल में काम करते हैं? जी हाँ। गार्ड है वहाँ के? गार्ड हूँ मैं आवाज हॉस्पिटल प्रतापगढ़ वालों का। बाबर मार्केट पे इनका हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इनका। और इनका एक सट खाना भी है यहाँ क्रॉसिंग पे। क्या देते हैं सैलरी आपको? मेरे को 20,000 रुपये देते हैं। 20,000 देते हैं? कब से काम कर रहे हैं? 20, मेरे को 5 साल हो गए यहाँ पर। 5 साल से काम कर रहे हैं और 20,000 ही तनख्वाह है? जी हाँ। तनख्वाह नहीं बढ़ाते, तनख्वाह बहुत कम है। तनख्वाह नहीं बढ़ाते? 5 साल से यही तनख्वाह रखी हुई? नहीं, 15,000 से 20,000 करिए 1 साल पहले, 4 साल से 15,000 ही देगा। अरे इनकी 20,000 तनख्वाह में कैसे गुजारा होता है? बिजली का बिल कितना आता है? मकसद ये गुजारा क्या है भाई, ये बुढ़ापे में समझ लो टाइम पास हो रहा है हमारा। ये टाइम पास हो रहा है। गुजर बसर कैसे कर रहे होते 20,000 में? बस अल्लाह ताला रहा भाई, क्या करे। इसलिए कि कभी है कभी नहीं है, वक्त को तो निकालना है ना भाई। किसी से भीख मांगने से बेहतर है अपने यही नौकरी पकड़े हुए हम लोग। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल हमारा आता है 1,000-1,200 का, 1,000-1,200 का, क्योंकि हम 2 बल्ब इस्तेमाल करते हैं। किराए का मकान है। किराया कितना दे रहे हैं? किराया हम दे रहे हैं 10,000। 10,000 किराया दे रहे हैं। 20,000 में 10,000 किराया चला गया तो बचा क्या? फिर तो थोड़ी बहुत बच्चों से सपोर्ट मिल जाती है भाई। आपको पता होगा कि मजदूर तबके के लिए जो है 37,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से।
तो वो आपको अभी तक वो इसका इतलाक अभी तक हुआ नहीं है, तो कब हो? कोई इतलाक हुआ ही नहीं, कोई ना कंपनी वाले दे रहे हैं, अभी तक कंपनियों में भी वही चल रहा है और इन इदारों में भी यही चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? अब क्या करें, कोई आगे सुनते ही नहीं, किसी के भी आगे जाओ कोई सुनते ही नहीं है किसी बात को। बस वही है, मजबूरी का नाम शुक्रिया। एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे जो है मैकेनिक का काम कर रहा है, उससे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा कब से काम कर रहे हो? 1 महीना हो गया। 1 महीने से काम कर रहे हो। क्या दे रहे हैं तनख्वाह वगैरह? हैं? क्या तनख्वाह दे रहे हैं? मिल जाती है 100 रुपये मिल जाते हैं रोजाना के? जी। 100 रुपये रोजाना के मिलते हैं। महीने का कितना बनता है? 3000। 3000 में गुजारा हो जाता है? जी। कितना टाइम काम करते हो? 12 से 8। 12 से 8 काम करते हो, मतलब पूरे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और फिर भी उनको जो है रोजाना का 100 रुपया दिया जा रहा है। और उसमें ये बच्चा बेचारा किस तरह, पढ़ाई नहीं करते? करता हूँ। पढ़ाई भी कर रहे हो, कैसे जाते हो फिर? 8 से 12 मदरसे जाता हूँ। बच्चे का हाल देख सकते हैं आप, स्कूल भी जाता है बेचारा, पढ़ाई भी कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर आके मैकेनिक का काम भी कर रहा होता है। तो इस बच्चे पे कितना प्रेशर है, ये इतना छोटा सा चाइल्ड लेबर, तो वैसे भी हमारे यहाँ ये चीज़ गलत मानी जाती है, चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटा सा बच्चा पढ़ भी रहा है और बेचारा 100 रुपये की रोज़ाना की दिहाड़ी पर काम कर रहा होता है। हमारे साथ एक मैकेनिक भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कब से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल से काम कर रहे हैं। क्या दिया जा रहा है आपको? तनख्वाह है? नहीं, तनख्वाह पे डेली वेजेस पे हम लोग जो दिहाड़ी पर है? हाँ, दिहाड़ी मतलब हवाई रोजी आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कितनी आती है? अगर आ गई तो? आ गई तो 1000-1500 रुपये बन जाती है सुबह से शाम तक। और अगर नहीं आई तो फिर? तो ऐसे ही जाते हैं, क्या करें। किस तरह गुजारा चल रहा होता है? अल्लाह चला रहा है, बस इंसान के तो बस में नहीं है। जिस तरह हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, समझे ना, हर बच्चा बड़ा बूढ़ा सब परेशान है। एक बुजुर्ग शख्स यहाँ पे मौजूद हैं जो मैं देख रही हूँ कब से काम कर रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? ये कब से, ये कौन सा काम है? ये पॉलिश कहलाती है। पॉलिश कहलाती है? बफिंग। बफिंग कहलाती हाँ है। हाँ। कब से काम कर रहे हैं? आपकी उम्र का तकाजा तो मुझे काफ़ी। मेरी उम्र 79 साल है। 80 साल हो गई है। कब से ये आप काम कर रहे हैं? बचपन से कोई 9-10 साल का था। और 79 साल से जो है 32 साल से आप काम कर रहे हैं? तकरीबन 9 या 10 साल का था जब से काम कर रहे हैं। 9 या 10 साल के थे जब से काम कर रहे हैं, तो इतनी आपने उम्र इसमें लगा दी है और अभी तक आपको कोई सहूलत मुयस्सर नहीं की गई है। अभी तक आप वही कर रहे हैं और वहीं पर आप तक वहीं तक महदूद है आप? बिल्कुल वहीं तक महदूद है। तो मजदूर तबके के लिए कोई हुकूक पर बात नहीं करता? कोई भी नहीं करता बेटा, एक आप आई हो, आपने किया नहीं, हम तो बात करना भी नहीं आती है हमको। तो PMTF में मशीन टूल फैक्ट्री में मैं 28 साल काम करके आया हूँ। फैक्ट्री में भी काम किया आपने? मैंने किया है क्या? मशीन टूल फैक्ट्री। मशीन टूल फैक्ट्री में भी काम किया इन्होंने। 28 क्या साल। सैलरी? 28 साल काम किया है। क्या सैलरी थी आपकी? वहाँ पर 465 रुपये पे लगा था और 21-22 हज़ार थी तनख्वाह। रिटायर हुआ था 2005 में। रिटायर्ड है ये बाकायदा? पेंशन मिली है? हाँ, अभी ओल्ड एज बेनिफिट मिलता है। ओल्ड एज बेनिफिट मिलता है ये कह रहे हैं? मुझ से कहना नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं बस ये बोल सकता हूँ हमारे हाल पे रहम खाएं और आगे जाके हमारे लिए थोड़ी सी कोई सहूलत मुयस्सर करें ताकि हम जो है थोड़ा सा सुकून का सांस ले सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काठी के बाहर, अंदर मीटिंग चल रही है, बाकायदा चेयरमैन काठी मौजूद हैं और साथ साथ कमिश्नर CC भी मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और मज़दूरों के हुकूक के हवाले से डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर CC साहब मियां दास साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम का। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी सेसी के प्लेटफॉर्म से बात कर सकूं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मज़दूरों के हुकूक पे हम बात करने आए, उस पर सवाल उठाने आए कि उस पर जो है हमें मज़दूरों के हुकूक प्रोवाइड किए जा रहे हैं या कब तक प्रोवाइड किए जाएंगे? अभी जो ये कैंप लगाया गया है बाकायदा इसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस पर अमल दरामद कब तक होगा? देखें, पाकिस्तान का आइन मज़दूरों के लिए जितने भी इनके बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है और मज़दूरों को हुकूक में से आता है कि जी उनको उनकी जो ज़िंदगी है वो इज़्ज़त भरी ज़िंदगी हो, उनको जो भी ज़िंदगी की आसाइशें हैं उन तक एक्सेस हो, ठीक है। और उनमें मेजर आ जाती हैं कि जी जो हेल्थ केयर है वहाँ तक एक्सेस हो, तालीम, बुनियादी तालीम है बच्चों के लिए, वहाँ तक एक्सेस हो ताकि वो रेस्पेक्टेबल वे में ज़िंदगी गुजारें। सरकार ने मज़दूरों की किफ़ालत के लिए 2 प्रोग्राम्स किए 1970 में। एक तो पहले सेसी का बुनियाद रखा,
ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मकसद ये है कि जी ड्यूरिंग एक्टिव ईयर्स ऑफ देयर लाइफ 60 तक जितने भी उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं, अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, माली मुआवनत है, फ़वाद वो दें। और उन्होंने कहा जी अब मज़दूरों को जब ये 60 के हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे। इशू ये है कि पार्टी ट्रैप में फंसने से उनको बचाना है। तो उनने फिर EOBI ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन एक कायम किया ताकि 60 के बाद जितने भी बेनिफिट्स हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, उनको लुक आफ्टर किया जा सके। तो स्कीम्स तो हैं। अच्छा, इनको ये है कि जी जो मज़दूर मिनिमम वेज लेगा, एक मिनिमम वेज का अलग कॉन्सेप्ट है कि जो भी करेगा उसको कम से कम मिनिमम वेज देना है। ऑल इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऑल एम्प्लॉयर्स, जितने भी एम्प्लॉयर हैं, इवन जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, आपके पास भी माली है, खानसामा है, ड्राइवर है, अब उसको भी आपने 37,000 देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ 37,000 नहीं देना, आपने इनको इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम का हिस्सा भी बनाना है। ठीक है, अब जैसे 37,000 का 6% बनता है तकरीबन 2200 रुपये, वो आपने पे करने, मज़दूर ने पे नहीं करने। उसका फिर फ़ायदा क्या होगा उसको, उसकी पूरी फैमिली वो खुद, उनको मेडिकल हेल्थ केयर मिलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर किस्म की डिज़ीज़ किसी भी हॉस्पिटल में वो सेसी लुक आफ्टर करेगा और कितना भी बिल आए सेसी पे करेगा। ठीक है, इसमें सेसी का बहुत बड़ा मेडिकल फैसिलिटीज़ का नेटवर्क है। अगर हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है तो वी टेक केयर ऑफ़ देम इन एनी प्राइवेट हॉस्पिटल, नो कैप नो लिमिट। उसके बाद अगर उनको हैंडीकैप्स होते हैं, कोई एलिमेंट्स होती हैं, कोई इद्दत के दौरान वो अगर खातून नहीं जा सकती तो हम उनको मिनिमम वेज हम पे करते हैं, उनके माली फ़वायद हैं। अगर किसी की इंजरी होती है तो डिसेबलमेंट पेंशन हम पे करते हैं ताकि इज़्ज़त भरी ज़िंदगी वो गुजार सके। हम कहीं नहीं छोड़ते हाँ कि जी बेसिक तो यही राइट्स हैं ना कि आपको एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ज़िंदगी की, और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग दैट। अब इम्प्लीमेंटेशन कहाँ नहीं हो रहा, बीइंग ऑन मीडिया पर्सन आपको यही सवाल यही है। अब देखें, हमें रिपोर्टेडली, क्योंकि आई एम एंगेजिंग विथ मीडिया पर्सनस, तो जो हमारी सिक्योरिटी फर्म्स है उनके जो लोग हमें एक्सेस करते हैं वो कहते हैं हमें मिनिमम वेज से कम पे करते हैं, कम भी पे करते हैं और हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में हमें नहीं देते। या ये जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं जहाँ पे फुल टाइम लोग इंगेज हैं, उनको मिनिमम वेज नहीं देते। अब सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि आप होम बेस्ड वर्कर्स को रजिस्टर करें। अब जब होम बेस्ड वर्कर्स होंगे तो वील बी एक्सेसिंग टू एवरीवन। अभी हमने कैंप लगाया है, ठीक है, आज ये ब्रुक्स चौरंगी पे लगा है, कल सिंगर चौरंगी पे है। इसका पर्पज़ यही है कि लोगों में आ गई एक हमारी कैंपेन है, मुहिम है कि आपके हुकूक क्या हैं, ठीक है, जो मज़दूरों के हुकूक की बात कर रहे हैं और इसके बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे आपको। जब हम शऊर उनमें पैदा करेंगे तो ये अपने एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, जी हमें रजिस्टर करवाएं, क्योंकि पैसा एम्प्लॉयर ने देना है उसकी रजिस्ट्रेशन, उसने खुद नहीं पे करना। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? मतलब ये तो कंटिन्यूस है, चला आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी भी मैं जिनसे इंगेज कर रहा हूँ उनको पता नहीं है कि सीसी क्या प्रोवाइड करती है। हमारे साथ मौजूद हैं मेड इन पाकिस्तान के फाउंडर रिजवान जाफ़र साहब, और वो बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है इसमें हर शख्स फ़िक्रमंद है कि आगे मुस्तकबिल क्या होगा, और मुल्क में जो एक मायूसी की लहर हम कुछ अरसे से देख रहे हैं उसमें हम सब का रोल बनता है कि हम वो एक्शंस लें कि जिसकी वजह से नज़र आए कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो उस सिलसिले में बिज़नेस कम्युनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो गवर्नमेंट का है। जी सर, मज़दूर तबके के बारे में हम बात करने आए हैं कि उनको वो राइट्स, वो हुकूक दिए जा रहे हैं, और अगर दिए जा रहे हैं तो कब तक इतलाक़ होंगे? देखिए, मज़दूर को सबसे पहली बात तो ये कि मज़दूरी मिलने ही नहीं या नहीं मिल रही। जो हुनरमंद लोग हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिशियंस हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर्स हैं, आप अपने घर में भी बुलाएंगे ना तो वो 3 दिन बाद आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि उनके पास तो काम है, हुनरमंद लोगों के पास पाकिस्तान में भी काम है और वो अच्छा खासा बिल ले लेते हैं। बात ये है लेबर तबके की कि जो हुनरमंद नहीं है, जो मज़दूर हैं, उनके पास जो है क्या सूरत हाल है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि जो बिल्डर्स इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके बहुत बुरे हालात हैं। नई स्कीम्स नहीं आ पा रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो जो आगे नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे उनको मज़दूरी नहीं मिल रही है। दूसरा ये है कि कोई भी मुल्क में
किसी को भी रोज़गार उस वक्त मिलता है जब वहाँ इंडस्ट्री बनती है। जब इंडस्ट्री आगे परवान चढ़ती है तो हम वो देख रहे हैं कि इंडस्ट्री भी परवान नहीं चढ़ रही, इंडस्ट्री भी आगे नहीं बन रही है। और उसकी वजह ऑफ कोर्स कि लैंड बहुत महंगी है, उसकी वजह बिजली महंगी है, गैस अवेलेबल नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम उस तरह से बना नहीं पा रहे हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं इस पर गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेने होंगे, और इस पर एक्शन लेंगे तो यकीनी तौर पे मज़दूर को मज़दूरी भी अच्छी मिलेगी, और उसके साथ साथ जो है हर शख्स को, चाहे नौजवान हो, यूनिवर्सिटी से निकलने वाले हमारे इंजीनियर्स हों, सबको रोज़गार मिलेगा। गवर्नमेंट एक्शन ही तो नहीं ले रही, असल वजह ही यही है। नहीं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, गवर्नमेंट बहुत से एक्शंस ले रही है। अभी आपने देखा शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, दुनिया भर के टॉप लीडर्स पाकिस्तान में मौजूद थे। फिर वज़ीर आज़म मुसलसल आप देख रही हैं कि सऊदी अरब के दौरे पर, फिर चाइना का दौरा भी सामने है, प्रेसिडेंट जरदारी भी चाइना जा रहे हैं। तो भागम दौड़ तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं भाग रहे हैं, इधर से उधर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे उछल कूद हो रही है। तो अब मसला ये है कि उसके रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए। बात ये है उसके ग्राउंड पर रिज़ल्ट आने चाहिए, उसके जो है वो आवाम को और बिज़नेस कम्युनिटी को उसके समर मिलने चाहिए। उसमें देर हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसके भी रिज़ल्ट्स आएंगे। मैं तो पुरुम्मीद हूँ। सर उम्मीद तो है, लेकिन देखिए इसमें मज़दूर तबका पिस रहा है। बाकी तो देखें परवान चढ़ सकते हैं, लेकिन मज़दूर तबका कैसे परवान चढ़ेगा जब तक उनको उनके हुकूक ही नहीं दिए जाएंगे। देखिए मज़दूर तबके को क्या करना है, दो चीज़ें करनी है मज़दूर तबके के लिए। एक तो ये करना है कि उनका पर कैपिटल इनकम बढ़ाना है, यानी वो पैसे ज़्यादा कमा सकें। दूसरा ये है कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी उस वक्त तक वो कितना भी कमा लें वो सब ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो बात ये है कि महंगाई हमें जो है ना वो गवर्नमेंट तो कह रही है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, लेकिन वो कुव्वत ख़रीदो की कम हुई है, ऐसा नहीं है कि महंगाई कम हुई है। एक चीज़ है बेसिकली सप्लाई और डिमांड का गेम होता है। एक चीज़ की अब डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, एक चीज़ की डिमांड कम होती है तो कीमतें कम हो जाती है। तो इस वक्त ओवरऑल क्योंकि कुव्वत ख़रीद नहीं है तो डिमांड कम है, इस वजह से हमें महसूस हो रहा है शायद महंगाई कम हो गई है, हालांकि महंगाई कम नहीं हुई है। तो इसलिए महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है, ख़र्चे बेइंतहा हैं, लोग मुश्किल के अंदर हैं। तो इसलिए हमें जो है ये महंगाई के लेवल को कम करना होगा, और वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब जो है हमारा रुपया मुस्तहकम होगा, मार्केट में फ़्लो ऑफ मनी आएगा, यानी जिस तरह जिसम में खून गर्दिश करता है इस तरह पैसा कहीं जाके दुबई में जाके या कहीं बाहर जाके ब्लॉक नहीं होगा या पार्क नहीं होगा, बल्कि जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, पाकिस्तान के बिज़नेस में फ़्लो करेगा। तो वो फ़्लो अगर करेगा, रेल पेल होगी, एक्टिविटी होगी, चीज़ें होंगी, तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और सर हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन भी पास किया था, बजट पास किया है मज़दूर तबके के लिए 37,000 रुपये का, लेकिन वो अभी तक इतलाक़ हुआ नहीं है। तो उसका क्या है, क्या प्रोसेस है, कब तक होगा वो? देखिए इससे पहले भी ये जब 16,000 रुपये थे मज़दूर की तनख्वाह, तो 18 हुई, फिर 20 हुई, 22 हुई, इस तरह बढ़ते बढ़ते हर बजट के अंदर बढ़ रही है। तो इसमें ये होता है कि इतलाक़ जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। कुछ लोग जो हैं वो अपने तौर पे ले लेते हैं, कुछ क्योंकि हमारे यहाँ जो आपको मालूम है कि जितनी बॉडीज़ चेक करने वाली हैं, जो लोग कंपनीज़ में ऑफिशियल काम करते हैं या वो कंपनीज़ जिनके ऑडिट्स होते हैं, वहाँ तो मसला नहीं है, वहाँ तो चीज़ें फ़ौरन इम्प्लीमेंट होती हैं। लेकिन जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है, जहाँ पे पेमेंट कैश के थ्रू दी जाती है, चेक के थ्रू नहीं दी जाती, और इस तरह के कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पे इतलाक़ मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट इस वक्त ख़ुद भी इतलाक़ नहीं कर रही, अनाउंस हुआ है, सिर्फ इतलाक़ नहीं हुआ, और जो लोगों को भी इतलाक़ करना चाहिए आगे इंडस्ट्री को, तो वहाँ पर भी अभी इतलाक़ नहीं हो रहा, लेकिन मैं समझता हूँ हो जाएगा सर, कह सकते हैं। लेकिन हुकूमत अभी थोड़ी सुस्त रवि का शिकार हुई हुई है। आपको बखूबी है, ये पास हो चुका था बजट जुलाई में और अभी तक इस चीज़ का इतलाक़ नहीं हुआ। जी इंशाल्लाह, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतलाक़ हो जाएगा, और इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी, क्योंकि देखें आजकल एक घर का बजट तो बनाएं आप, बस 37,000 क्या आप 50,000 का बजट बना लें कि अगर एक शख्स जो है वो किराए पे रहता है, बिजली का इतना महंगा बिल है, फिर गैस का बिल है, लोग इवन पानी का बिल भी दे रहे हैं अब तो, फिर उसके बाद अगर उसके 2-3 बच्चे हैं, अब देखिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के होने चाहिए। जैसे सरकारी स्कूल है, अगर वहाँ अच्छी तालीम मिल रही हो तो किसी को प्राइवेट स्कूल में बच्चे को ना करवाना हो, तो वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, चाहे कम पैसों में जा रहे हैं, लेकिन एक ख़र्चा है। इसी तरह आप मेडिसिन देखें कितनी महंगी हो गई हैं, और इसी तरह से ख़ास तौर पे वो मेडिसिन जो कि जानलेवा बीमारियों के वक्त दी जाती है या इमरजेंसी हालात में दी जाती हैं, वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। तो अगर किसी को सेहत का इशू आता है
और वो सरकारी अस्पताल में जाता है तो वहाँ तो बहुत रश है। हालांकि सिंध में बहुत बेहतर हालात हैं आप अगर देखें हेल्थ के इश्यूज़ में, लेकिन उसमें वहाँ पे मसला रश का है कि बेइंतहा रश है। तो और फिर फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन आबादी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो और फिर दूसरा ये होता है कि इमरजेंसी हालात में आप नियरेस्ट घर के जाते हैं। तो कराची की अगर हम बात करें तो चंद हॉस्पिटल हैं शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें नहीं हैं। इसी तरह सिंध की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है फैसिलिटीज़, उन्हें भी कराची आना होता है। फिर पूरे पाकिस्तान का प्रेशर जो है कराची पे आता है, इवन पाकिस्तान से बाहर भी कुछ कंट्रीज़ हैं उनका प्रेशर कराची पे आता है। तो इस तरह से वो हेल्थ की उस तरह से एक आम आदमी को फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो ये सब चीज़ें बजट बढ़ाती हैं उसका, तो बजट बढ़ता चला जाता है। और फिर जो है वो यही होता है कि जो तनख्वाह मिलती है, वैसे तो मज़दूर तबका ज़्यादातर डेली वेजेस पे होता है या वीकली वेजेस पे होता है, लेकिन जो लोग मंथली बेसिस पर हैं उनकी 10 तारीख तक 15 तारीख तक तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर वो उधार पे आ जाते हैं। तो एक मुश्किल के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये इतलाक़ होना चाहिए इसका कि वेजेस बढ़नी चाहिए, वहीं जो है सरकारी सतह पर जो अखराजात हैं, मिसाल के तौर पे मिनरल वाटर ना पीना पड़े, साफ़ पानी आ जाए, सेहत के हवाले से चीज़ें बेहतर हो जाएं सरकारी अस्पताल में, इसी तरह से तालीम का चीज़ें बेहतर हो जाएं, लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल जाए, तो बहुत सारे अखराजात जो हैं हमारे गरीब तबके के, मज़दूर तबके के जो है वो कम हो सकेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद अली करीम खानी साहब। सबसे पहले तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा कि मज़दूरों के हुकूक के हवाले से हम बात करने आए, हमारा जो आज का मुद्दा है पूरा इस पर है। तो मज़दूरों के हुकूक जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, आप उसके बारे से क्या कहना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 11 में फोर्स लेबर, स्लेवरी और चाइल्ड लेबर पर पाबंदी है। किसी को आप ज़बरदस्ती अपने पास रखना, गुलाम बना कर रखना या बच्चों को, इस पर पाबंदी आयद है। इसी तरह आर्टिकल 17 पे हम आ जाते हैं। आर्टिकल 17 बेसिक राइट्स पे है। आर्टिकल 17 में पाकिस्तान के आइन में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन, हर मज़दूर को हक़ हासिल है कि वो अपनी यूनियन बना सके या एसोसिएशन बना सकता है। आर्टिकल 17 पाकिस्तान के आइन का ये कहता है। तो जिस तरह से कोई भी नोटिफिकेशन जो है सैलरीज़ के हवाले से मज़दूरों की जो भी निकालती है गवर्नमेंट हमारी, तो उस पर इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता तो उनका काम है एक अपनी यूनियन बनाई जाए बाकायदा और उस पर इम्प्लीमेंट करवाई जाए। जब तक आप देखें खुद अपने हाल पर रहम नहीं करेंगे तो कोई रहम नहीं करेगा ना। जब तक आवाम खुद अपने लिए आवाज़ नहीं बुलंद करेगी तो कोई भी उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। ये मैं बार बार हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ, लेकिन हमारी आवाम में इतनी या तो ताकत नहीं है या तो फिर वो इतना डरती है कि वो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करना चाह रही होती। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर एक बंदा, कितना डर के आप लोग चल देंगे, एक निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, कितनों को बंद करेंगे? कोई ना कोई अगर आवाज़ किसी न किसी की तो सुनी जाएगी। इतना ये डर से आगे नहीं चलने वाला कुछ भी। कोई क्रिमिनेट नहीं है कि ऑन बेसिस ऑफ जेंडर कि सब इक्वली राइट रखते हैं। हर पाकिस्तान का शहरी बराबरी हकूक़ रखता है। जी अच्छा, एक नोटिफिकेशन पास हुआ है, आपको पता होगा कि मज़दूरों के हुकूक के हवाले से कि उन्हें जो उनकी सैलरी है वो है 37,000 रुपये मुख्तस कर दी गई है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखें, उसी इम्प्लीमेंट के हवाले से मैंने आपसे पहले भी कहा, मज़दूर एक एहतजाज कॉल करें, मुज़ाहरा करें और जो है लोगों को इस बात पे मोटिवेट करें कि भाई आपका हक़ ये 37,500 या 18,000 13,000 आप लोगों का हक़ नहीं है जो आप ले रहे हैं। जब तक लोग खुद नहीं निकलेंगे इस चीज़ के लिए तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। ऐसे नोटिफिकेशन हज़ारों निकलते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। माजी में भी आप देखती आई हैं। जब तक वो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे तो कोई भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। और आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं काटी के चेयरमैन जुनेद नकी साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम मज़दूरों के हुकूक पे बात करना चाह रहे हैं कि मज़दूरों को वो हुकूक दिए नहीं जा रहे हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपको काटी में वेलकम करते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो 1 मई के अलावा भी आज 30 अक्टूबर है और मज़दूरों के हुकूक़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने इसको रिचुअल बना लिया। एक सेरेमोनियल एक डिस्कशन होती है कि हमारे यहाँ जो है वो आजिर अजीर का जो ताल्लुक़ है वो अब सिर्फ जो है वो टीवी टॉक शो में रह गया है। लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री के नुमाइंदा प्लेटफॉर्म की हैसियत से
आप देख लें कि इस वक्त हमने जो है जो आपका सेसी का जो एक कैंप हो रहा है आज भी और जो कल भी होगा, उसको पूरी तरह इंडस्ट्री में फैसिलिटेट किया है। जो सेसी मज़दूरों के लिए, सेहत के लिए और माली मुआवनत के लिए जो उनके क़ानून में जो चीज़ें हैं और उसकी जो तशहीर है, उस पे काटी ने टेकअप किया है और इंडस्ट्री में उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया है अपनी एफ़र्ट्स के साथ कि मज़दूरों को जो काम सेसी का है उसमें काटी ने अपना पार्ट प्ले किया है। हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स के सेक्रेटरी जनरल अली अकबर बुखारी साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से हम बात करने आए कि उन्हें हुकूक़ जो है दिए नहीं जाते हुकूमत की तरफ से। अभी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन पास किया है अभी भी कि 37,000 जो है मुख्तस किए गए हैं मज़दूरों के लिए, उनकी सैलरी के लिए। तो फिर लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो कब होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी गवर्नमेंट तो बिल पास करती है और अगर इनके अगर बिल देखें तो बहुत ही अच्छे होते हैं कानून और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन जो इनके इम्प्लीमेंट कराने वाले लेबर कवानीन को जो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में जाके या मुख्तलिफ़ इदारों में जाके जो इस चीज़ को बाज़ाब्ता तौर पे देखते हैं, वो लोग जो हैं वो कभी भी किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे नहीं जाते। तो ये मज़दूरों के हुकूक़ उनको कब तक दिए जाएंगे? देखिए जी, हमारी जो लेबर के जो वज़ीर साहब हैं, उनसे भी हमारी एक मुलाकात हुई थी आज से काफ़ी अरसे पहले, जिस पे हम लोगों ने उनसे जब ये बात दरियाफ़्त की थी, जब हमारे लेबर के जो मज़दूर थे उनकी तनख्वाह 25,000 की गई थी, लेकिन उस वक़्त भी 25,000 पे नहीं मिल रहे थे, कहीं पे 20,000 थे, कहीं पे 17,000 जो आज भी है। तो उनसे भी जब हमने ये बात की थी कि आप इसको कानून साजी को सख्त क्यों नहीं कर रहे, आप फैक्ट्रियों के अंदर या मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके आप छापे मारें और वहाँ पे आप ऑन द रिकॉर्ड चेक करवाएं, लेकिन उन्होंने जी हाँ करेंगे इसी में जो है ना समझे कि अपना वो टर्न पीरियड पूरा किया और अब वापस ये एक इम्प्लीमेंट हुआ जिसमें आप ही ने बताया कि ये तनख्वाह जो है वो 37,000 कर दी गई है। अब वो कब किया जाता है ये तो अब जो है कानून साज जो इदारे हैं वही ज़रा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन हमारा भी इसमें काम चल रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम बाकायदा अगर नहीं किया जाए तो लेबर कोर्ट के अंदर इनको हम बुलाएँ। हम ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं जहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और यहाँ पे तकरीबन सारे मज़दूर आपको नज़र आएंगे और उनसे हम बाकायदा इस हवाले से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? हम एलपरी का काम करते हैं। कहाँ पर? ये रजवी में। कंपनी में? किसी कंपनी में। क्या सैलरी दी जा रही है? 32,000। 32,000 दी हुई जा रही है। टाइम पे मिलती है? टाइम पे मिलती है। अच्छा, आपको पता है कि हुकूमत ने एक बिल पास किया है जिसमें मज़दूरों के लिए 37,000 रुपये सैलरी देने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक उन्हें दी नहीं गई। अभी बोले हैं बढ़ेगी, ये महीने में बढ़ेगी। इस महीने बढ़ेगी? 36 बोला है। कहना है इस महीने बढ़ेगी, अब देख लेते हैं कितनी बढ़ जाती है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी अभी आए हैं कंपनी पे काम करने के लिए। कंपनी में काम करते हैं? बिल्कुल जी जी। क्या सैलरी दी जा रही है? 32,000 रुपये। 32,000 दी जा रही है। कितने सालों से दी जा रही है? तकरीबन 1 साल तो हो गया यहाँ जॉब करते हुए। जब से मैं आया हूँ 32,000 रुपये। 1 साल इन्हें जॉब करते हुए हो गया है और इनके जब से ये आए हैं उनकी 32,000 सैलरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं लोडिंग का। लोडिंग का काम करते हैं? कहाँ पर? ये पीछे कंपनी है। अच्छा, कंपनी में काम करते हैं। क्या सैलरी दी जा रही है? 22,000। 22,000 दी जा रही है। कब से? ये महीना हो गया हमारे को। आपको पता है हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन पास की है, इसमें मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने का बोला गया है। हाँ, हमारे को उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। ये जब 2 महीने अभी ये नया साल होएगा फिर हमारे को 37 बोला गया। कुछ खवातीन यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं आप? मैं इस मशीन पे होती कैसे मशीन ऑपरेटर हैं। क्या तनख्वाह दी जा रही है? 32,000। 37,000 दी जा रही है इन्हें भी, क्योंकि हुकूमत ने मुख्तस कर दी थी इसलिए। जी। कब से इतलाक हुआ इस चीज़ का? इसी महीने इनकी सैलरी 37,000 कर दी गई है और बाकी खवातीन भी हैं। आपकी भी इतनी है? जी मिस, मेरी भी इतनी है 37,000 है और पिछले महीने से ये हुई है। आपकी भी यही है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं इंडिया फार्म में जॉब करता हूँ। कंपनी में जॉब करते हैं। क्या तनख्वाह दी जा रही है? 37,000 37,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। कब से? इसी महीने से तकरीबन। तकरीबन इसी महीने से सब कंपनीज ने जो है, और अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है। जी जी, इसी महीने मतलब ये जो गुजरा है ना नवंबर अक्टूबर, उसमें मिली। पिछले महीने में कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ काम करते हैं? इंडस फार्मा में। क्या सैलरी दी जा रही है? 37,000। 37,000 कब से दी जा रही है? 37,000 अभी पिछले महीने से अब अपग्रेड बढ़ी है, लेकिन दे रहे जुलाई से ही है। जुलाई से दे रहे हैं? 37,000 रुपये जुलाई से दे रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि पिछले महीने बढ़ी है, लेकिन दे ये लोग जुलाई से रहे हैं सैलरी इनको 37,000 रुपये। अगले नेक्स्ट 2 मंथ में एरियल्स आ जाएंगे, इसलिए। क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। इनकी कंपनी दे रही है इनको 37,000 रुपये। और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स में काम करता हूँ। क्या तनख्वाह है? तनख्वाह 37,000 रुपये। 37,000 दी जा रही है। कब से? कब से? 4-5 महीने हो। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल फारूक हूँ। फारिग हैं? कब से? 18 साल से फारूक हूँ। 18 साल से फारूक हूँ। 18 साल से? 18 साल से आप फारिग हैं? 18 साल से। 8-10 साल से फारिग हैं। ठीक है, पहले क्या करते थे? मैं पहले KEC में था। तनख्वाह मिल रही थी उस टाइम? जी मेरे। अभी रिटायर्ड नहीं है आप? मैं वहाँ से गोल्डन शेख मिली थी। गोल्डन शेख पैसे मिले थे मुझे। रिटायर्ड हैं अभी आप? पेंशन मिलती है? 10,000 पेंशन है 60 साल उम्र पे। 10,000 वो ओल्ड लाइफ बेनिफिट की। आप क्या करते हैं? पंचर काम करते। पंचर का काम करते हैं। क्या दिहाड़ी पर हैं? यहाँ दिहाड़ी पे क्या दिहाड़ी दी जा रही है? 11-1200 रुपये दिहाड़ी। 11-1200 रुपये दी जा रही है। कैसे गुजारा चल रहा होता है? गुजारा बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। में काम करता हूँ, गारमेंट में काम करते हैं। क्या तनख्वाह दी जा रही है? 37,000। 37,000 दी जा रही है। कब से? तकरीबन हमारे को आज 3 महीने हो गए। 3 महीने 37,000 तनख्वाह दी जा रही है इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर हैं किसी कंपनी में? जी, रजबी में। अच्छा, क्या तनख्वाह दी जा रही है? 37,000 है। 37,000 तनख्वाह दी जा रही है। कब से? 3-4-6 महीने हो गए। 5-6 महीने 37,000 तनख्वाह दी जा रही है। कितने साल हो गए आपको काम किए हुए? मुझे तो यहाँ तकरीबन 1 साल हो गया। वैसे मैं सूरती में और M4 में काम कर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, सैलरी पे नहीं करते और कुछ भी नहीं मिलता हम लोगों को। तनख्वाह नहीं दी जा रही? नहीं, तनख्वाह नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जा रही तनख्वाह? पता नहीं, बस उनकी मर्जी। कब से? मैं 1 साल हो गया है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है? अब इनसे पूछ ले। पीस रेट पे हम लोग पीस रेट पे 20 पैसे 30 पैसे जितने ही बनाओ उतना मिलेगा। पैसों पे काम हो रहा है। तनख्वाह कुछ भी नहीं है। हमारी नहीं है। सैलरी वाले भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं। हुकूमत तो कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से? क्योंकि हुकूमत ने जो है मजदूरों के लिए नोटिफिकेशन पास किया है कि 37,000 कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। यहाँ तो सैलरी पे नहीं है, हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। आप कुछ बोलना चाहेंगे हुकूमत को इस हवाले से? यही है कि एज का मसला है। एज का मसला यही बोलते रहते हैं कि एज का मसला है। 42 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे कर देते हैं। जो ज़्यादा एज वाले होते हैं 42 की उम्र में निकाल देते हैं एज वालों को। एज वालों को निकाल देते हैं। क्या तरीकेकार है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फिर? ठेके पे कर दिया। सिलाई का काम करते हैं ठेके पर। और कह रहे हैं कि 32 साल की उम्र के बाद जो है ये इन लोगों को कहते हैं कि ये इनका उम्र का तकाजा ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इनको निकाल देते हैं। इस बार हमने मजदूरों के हक में आवाज़ उठाई है। उनके हक में हम जो है आवाज़ उठाने आए थे और बाकायदा सारी उनकी आवाज़ें आप तक पहुँचाई हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का हो चुका है वक्त ख़त्म। अपनी होस्ट बाबक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने